पंजाब गवर्नमेंट ने बसंत पे पाबंदी लगा दी है। अब इस साल ना पतंगे उड़ाई जाएंगी और ना को हल्ला गुल्ला हो सकेगा, ना लोग खुशियां मना सकेंगे। ये हम इस टाइप के इक़दाम क्यों करते हैं, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और ये जो हमारी गवर्नमेंट्स का माइंडसेट है, क्या उसको बदला जा सकता है, और अगर बदला जा सकता है तो कैसे बदला जा सकता है, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो मैनेजमेंट सिस्टम है, इसको बंद मैनेजमेंट क्यों कहा जाता है, कि जहाँ पे आपको ख़तरा महसूस हो या जहाँ पे आप कंट्रोल ना कर सकते हो, आप उसको बंद कर दें। आखिर क्या क्या चीज़ बंद की जाएगी इस सोसाइटी के अंदर, ये सारी चीज़ें हम आपको आज के खसूसी व्लॉग में बताएंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसके साथ साथ अब हमने अपने जो कॉलम्स हैं उनको वॉइस में कन्वर्ट कर दिया हुआ है, अब आप उनको सुन भी सकते हैं। तो लिंक आपके सामने आ रहा है, इस पर क्लिक करके अब आप कॉलम्स सुन सकते हैं हमारे। और ये याद रखें कि हर अच्छी चीज़ सदका जारिया होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। मैं नाजरीन, जब भी कोई कारोबार कहीं पनप रहा होता है और उसे आप रोक दें या उस पर पाबंदी लगा दें तो वो एक कार्टेल की सूरत अख्तियार कर जाता है और वो एक समझे ऐसा गिरोह बन जाता है जो हुकूमत मुखालिफ चल पड़ता है, क्योंकि आपने उस पर पाबंदी लगा दी है। पतंगबाजी की जो सनत है, इस सनत को अगर आप रोकेंगे तो ये क्या होगा, ये छुप के भी चलेगी क्योंकि ये चलती आ रही है। तो फरिया परवेज़ का वो गाना था पतंगबाज सजना से, उसके मुतल्लिक बस ये है कि पतंगबाज सजनों पे पाबंदी लग गई है, लेकिन ये पाबंदी क्या एग्जीक्यूट भी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, या इसी इंडस्ट्री को फरोग देके किसी और तरीके से भी चलाया जा सकता था। डिटेल से आपको स्टोरी आज बताते हैं। अब देखिए, एक मज़हब होता है, एक कानून होता है और एक कल्चर होता है। कल्चर हमेशा कानून से तगड़ा होता है और साथ साथ वो मज़हब से भी तगड़ा होता है। आप देख लें, मज़हब ने कितनी रवायात बनाई, कितने कवानीन बनाए, लेकिन जब जिस इलाके में गया और वहाँ पे उसकी जो रवायात थी, उस रवायात को मज़हब को अपनी ज़ात का हिस्सा बनाना पड़ गया। मसलन ये जो नमाज होती है, ज़ाहिर है नमाज तो अल्लाह का हुक्म है, हर मुसलमान इसको अदा करता है, लेकिन इसके लिए क्या है कि आपके टखने नंगे होने चाहिए। लेकिन जब आप साइबेरिया में जाएंगे तो क्या आप टखने नंगे करके नमाज़ पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उसकी वजह वहाँ पे मजबूरी भी है और वहाँ पे रवायत भी है। और जब आपको वहाँ जाना पड़ेगा या इस्लाम वहाँ जाएगा तो फिर अल्टीमेटली आपको मौज़ों के साथ नमाज को अलाउ करना पड़ेगा। और सारा जो ठंडा इलाका है उसके अंदर सब मौज़ों के साथ नमाज़ पढ़ते हैं, जराबों के साथ नमाज़ पढ़ते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह जो अरब के अंदर है या फिर सब कॉन्टिनेंट में ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर रवायत थी कि औरतें जो हैं वो इबादत गाहों में नहीं जाती, अगर जाती हैं तो अलग वक्त पे जाती हैं। यहाँ पे जब इस्लाम आया तो फिर मस्जिदों के अंदर औरतों को अलाउ नहीं किया गया। आज भी पाकिस्तान के अंदर मस्जिदों के अंदर औरतें नमाज नहीं पढ़ती, ना दाखिल हो सकती, ऐसे ही ना। जी बिल्कुल। लेकिन सेंट्रल एशिया के अंदर, क्योंकि तमाम इबादत गाहों के अंदर माजी में भी औरतें मर्दों के साथ जाके वहाँ पर अपनी इबादत करती थीं। राजा जब इस्लाम सेंट्रल एशिया पहुंचा तो वहाँ पे औरतें और मर्द दोनों मस्जिदों के अंदर नमाज़ पढ़ते हैं। मसलन अगर आप टर्की चले जाएं तो वहाँ पे आगे मर्दों की सफ़ें होंगी और पिछली साइड पे या एक कोने में औरतों की सफ़ें होंगी, और उसी इमाम साहब के पीछे वो भी नमाज़ें पढ़ रही होंगी, क्योंकि वहाँ पे पुरानी रवायत है ये। और जब वहाँ पे क्रिश्चियनिटी थी या ज्यूशिज़म था, यहूदी थे, तो ये सारा क्योंकि उनकी रिचुअल्स होती थी, वो सारे इकट्ठे नमाज़ पढ़ते थे, तो मुसलमानों ने भी वहाँ पर किया। सेम इसी तरह अगर आप यूरोप के अंदर चले जाएं तो वहाँ पे जो मस्जिदें हैं वो इस्लामिक सेंटर्स हैं, क्योंकि वहाँ पे इस्लामिक सेंटर्स या सेंटर्स की है, तो वहाँ पे आपको मस्जिद को इस्लामिक सेंटर्स डिक्लेयर करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो मसाजिद के अंदर होती हैं। सेम इसी तरह अगर आप इंडोनेशिया में चले जाएँ तो वहाँ पर एक और वर्जन है, रवायात हैं, और वो रवायात जो हैं वो इस्लाम का मज़हब का हिस्सा है। ठीक है। अब इसी तरह सऊदी अरेबिया के अंदर मौसीकी जो है उसको अलाउ नहीं किया जाता था, रवायत ही नहीं थे। तो सब कॉन्टिनेंट में जब यहाँ पे इस्लाम आया तो उसके अंदर सूफ़ीज़म का टच आया और यहाँ पे लोगों ने म्यूज़िक भी बजाना शुरू किया। तो यहाँ पे सूफिया कराम ने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से ईजाद किए, बाकायदा ठुमरियाँ ईजाद की हैं बहुत। ठीक है। और वो बड़े बड़े सूफ़ी कराम थे, बड़े बड़े उलमा कराम थे वो। तो ये जो रवायात होती हैं वो तगड़ी होती हैं, हमेशा वो कानून को तोड़ती हैं, वो हमेशा मज़हब के अंदर से अपना रास्ता निकालती हैं। ये जो बसंत है ये बेसिकली एक स्प्रिंग फेस्टिवल है और पूरी दुनिया के अंदर स्प्रिंग फेस्टिवल्स होते हैं। ठीक है। आप यहाँ से जाएँ ना, बॉर्डर क्रॉस करें और अफ़गानिस्तान चले जाएँ, ईरान चले जाएँ, और उसके बाद पूरा सेंट्रल एशिया जो है वहाँ पे नौरोज़ मनाया जाता है।
नौरोज़ जो है वो बेसिकली एक स्प्रिंग फेस्टिवल है और 9 दिनों तक चलता है वो, बल्कि 10 दिनों तक चलता है, बाज़ मुल्कों में तो 15-15 दिन तक चलता है। ठीक है। और उसके लिए ख़ास पकवान बनाए जाते हैं, ख़ास किस्म की मौसीकी है, औरतें बड़ी तैयार होकर डांस करती हैं, खाने खाते हैं लोग, छुट्टियां करते हैं। पूरे ईरान के अंदर नौरोज़ में कोई कारोबार नहीं चलता, सारे के सारे लोग अपने घरों से निकल के नौरोज़ मना रहे होते हैं। ठीक है। और ये जो नौरोज़ है ये आतिश परस्तों की रवायत थे कि जब आग की पूजा की जाती थी ईरान के अंदर, ज़रतुश्ती जो था वो ज़रतुश मज़हब था उनका, और उस वक्त से ये रवायत थे। तो अब देखें कितने मज़ाहिब उसके बाद आए, लेकिन उन मज़ाहिब ने भी नौरोज़ को टच नहीं किया, क्योंकि उसकी वजह ये कि फेस्टिविटी है एक, और वो सब लोगों के खून में रची बसी हुई है, वो उसको तस्लीम नहीं करेंगे, लिहाजा मज़हब ने उनको कबूल कर लिया। जैसे जश्न नौरोज़ भी कहा, जश्न नौरोज़ है, जश्न है वो नौरोज़ होता है, और वो अमूमन फरवरी के एंड पे और मार्च के शुरू में होता है। ठीक है। तो वहाँ पे वो मनाया जाता है। अब यहाँ जो सब कॉन्टिनेंट है उसका जो पंजाब का हिस्सा है, यहाँ पे बसंत मनाए जाते हैं कि ये बेसिकली एक स्प्रिंग फेस्टिवल है कि जब यहाँ पे सर्दियाँ ख़त्म होती हैं, पाला ख़त्म होता है और उसके बाद गर्मियाँ आती हैं, तो दरमियान का जो पोर्शन होता है सब लोग घरों से बाहर निकलते हैं, फसलें उस वक्त लहलहा रही होती हैं, और ये जो बसंती रंग बनाया गया, सरसों जो है ना उस वक्त फुली होती है, हर तरफ आपको पीला रंग नज़र आता है। तो आपने उस टाइप के फिर कपड़े पहन के लोग जो हैं वो बाकायदा खाते पीते हैं, छलांगे लगाते हैं, ढोल बजाते हैं, खुश होते हैं। ठीक है। और साथ साथ लोगों ने उसके लिए जो पतंगबाजी है वो शुरू की, और इसका जो है बहुत पुरानी तारीख़ है, आज की तारीख़ नहीं। लिहाजा जहाँ जहाँ पंजाबी हैं वो बसंत मनाते हैं, और ये बसंत जो है यहाँ की रवायत है। अब पूरे पंजाब के अंदर एक जो पंजाब है वो मशरक़ी पंजाब कहलाता है, इंडिया के अंदर है, दूसरा मगरबी पंजाब कहलाता है जो पाकिस्तान के अंदर है। इन दोनों की लैंग्वेज एक है, मज़हब का फ़र्क है, वहाँ पे सिख मज़हब ज़्यादा है, हिंदू ज़्यादा है, यहाँ पे मुसलमान ज़्यादा है, लेकिन लैंग्वेज एक है, रवायात एक है, इनके टप्पे एक हैं, इनका म्यूज़िक एक है, इनकी शादियों का, घरों का की बनावट का, सजाने का सब तरीका एक जैसा है। ठीक है। तो वो ज़ाहिर इनके एक्टिविटीज़ भी वही हैं। मसलन जो इंडिया के अंदर शादियाँ होती हैं वैसे पंजाब के अंदर शादियाँ होती हैं, कोई फ़र्क ही नहीं है। वो जैसे पंजाब के अंदर शादियाँ होती हैं इसी तरह इंडियन पंजाब में होती हैं, कोई फ़र्क ही नहीं है। अगर आप उनकी फ़िल्में देखें, यहाँ पे देखें, तो एक जैसी रवायात है। तो इसका ताल्लुक रवायात के साथ है और ये सकाफ़त है। तो अब ये एक स्प्रिंग फेस्टिवल होता था यहाँ पे, जिसके अंदर ज़ाहिर पतंगे भी थे, और हमने पूरे बचपन में इस स्प्रिंग फेस्टिवल को मनाया, बसंत को मनाया। हर शहर के अंदर ये बाकायदा इसके लिए पहले पतंगें बनती थी, पहले लोग अपने घरों में पतंग बनाते थे। मैं बचपन में खुद पतंगें बनाता था, और मार्केट के अंदर से ख़रीदी जाती थी। फिर डोरें होती थी, डोरें मांझी जाती थी, उसको कहते हैं मांझा लगाना। तो मांझा लगाया जाता था ताकि डोर जो है उसको सख्त किया जा सके और उससे दूसरे आदमी की जो पतंग है उसको काटा जा सके। वैसे फिर पतंगें लूटी जाती थी, और उसके साथ साथ बाकायदा ढोल वाले बुलाए जाते थे। फिर खाने पकवान औरतें बनाती थी, फिर औरतें भी अपने छतों के ऊपर चढ़ के पतंगे उड़ाती थी। तो पूरी एक इंडस्ट्री थी, और किसी को कोई एतराज़ नहीं था, कोई ऐसा इशू नहीं था, सब लोग उसके अंदर इसको मनाते थे। यहाँ पे भी जब हम इस्लामाबाद आए तो मेरा बेटा जो था उसे पतंगे उड़ाने का बहुत शौक था, तो मैं फेंटा उसको बड़ा लगाया मैंने, क्योंकि यहाँ पे पुलिस पकड़ के ले जाती थी, तो बड़ी पतंगे उसने रखी होती थी। मैं भी उसके पीछे पीछे होता था, पुलिस भी उसके पीछे पीछे होती थी, लेकिन वो चढ़ जाता छतों पे, वो उड़ाता रहता था। एक बार बड़ी हाथ जोड़ के ना मैंने उसे कहा, यार बस कर, ये पुलिस पकड़ के ले जाएगी, क्योंकि एक बार पुलिस पहुँच गई हमारे घर। तो फिर मैंने बेटे की मिन्नत की, तो उसने फिर मेरा एहतराम में उसने वो बंद कर दिया। लेकिन आज भी उसका दिल बड़ा ललचाता है, उसका दिल करता है कि वो पतंगे उड़ाए, क्योंकि इसकी वजह ये है कि एक्टिविटी है, आप कैसे रोक सकते हैं उसको। अब मसला ये है कि ये सारी एक्टिविटी चल रही थी, लेकिन फिर इसके दौरान धाती तारें आनी शुरू हो गई, डोर आनी शुरू हो गई, जो बाकायदा धात की होती है, वो कॉपर की होती है, ठीक है। और उसके ज़रिए पतंगे उड़ानी शुरू कर दी। किसी ने आदमी ने बहुत बारीक किस्म की तार ईजाद कर ले, और उसको फिर उन्होंने महंगा बेचना शुरू कर दिया। फिर उसके साथ साथ उन्होंने शीशा लगाना शुरू कर दिया, जो बहुत लीथल है, और वो हाथ काट देता है, गर्दन काट देता है। तो ये बड़ी खौफनाक किस्म की जो है ना डोरें हैं, जो ज़ाहिर ख़तरनाक है। तो लोगों ने इसको उसके अंदर शामिल कर लिया। फिर इसके अंदर असलहा भी आना शुरू हो गया, और उससे फिर यहाँ पे कत्लो गारतगरी होनी शुरू हो गई, लोगों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी, और उससे ज़ाहिर फिर सारा माहौल ख़राब हो गया। ठीक है। अब गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन थे। एक ऑप्शन तो ये था कि जो पाकिस्तान के अंदर मैं कहता हूँ बंद मैनेजमेंट है, कि आप हर चीज़ बंद कर दें, और ये सिर्फ आज से नहीं चला रहा है, ये गोरे से चला रहा है। गोरे ने यहाँ पे एक DNA एडमिनिस्ट्रेशन का ये रखा था कि आप बंद कर दो। ठीक है। और ये याद रखें कि गोरा जो था वो यहाँ पे प्रोग्रेस करवाने के लिए नहीं आया था, वो लोगों को कंट्रोल करने के लिए आया था। तो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारे जो पॉलिटिशियन है, हमारा जो सिस्टम है, वो कंट्रोलिंग सिस्टम है। वो कहता है लोगों को कंट्रोल करें, उनको डेवलप ना करें।
और जब वेस्ट है ना, उसका जो सिस्टम है वो डेवलपमेंट का सिस्टम है। वो कहते हैं कि लोगों को इनकरेज करें कि वो नए आइडियाज़ लेके आएँ, उनके ऊपर काम करें, वो तरक्की करें, वो छोटी कंपनीज को बड़ी कंपनी में कन्वर्ट करें, वो गैरेज के अंदर अपनी कंपनी बनाएं, अपना बिजनेस स्टार्ट करें और वहाँ से फिर वो डेवलप करें और उसके बाद पूरी सोसाइटी के ऊपर उसका इफेक्ट आएगा। तो यूरोप के, वेस्ट के और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर यही फ़र्क है। हम कंट्रोल करते हैं और उस कंट्रोल का नतीजा ये है कि यहाँ पे वेल्थ क्रिएशन ही नहीं है। वेल्थ क्रिएशन नहीं है, बेरोज़गारी है और लोगों ने डिग्रियाँ उठाई हुई हैं और उसके बाद जॉब्स नहीं है। जॉब कहाँ से आएगी? कोई बंदा काम स्टार्ट करेगा तो जॉब आएगी ना। और जो काम करेगा आप उसको लितर मारेंगे, उसको इबरत का निशाना बना देंगे जैसे मलक रियाज को बनाया जा रहा है। तो जब आप इस तरह लोगों के साथ करेंगे तो फिर लोगों का दिल टूट जाएगा। वो 5-5 लाख 2-2 लाख जो लोग जॉब कर रहे हैं वो सारे बंद कर देंगे। नुकसान तो फिर ज़ाहिर सोसाइटी का होगा। तो हमने एंटी डेवलपमेंट है, हम जो हमारा सिस्टम जो है वो डेवलपमेंट पे बेस नहीं करता। ठीक है, और वो कहते हैं कंट्रोल करें। तो हमने कंट्रोल का ये सिस्टम निकाला, ठीक है, कि हमने कहा जी कि इसके ऊपर बंद ही करता, इसको बंद ही करता। तो पूरी हमने बसंत के ऊपर पाबंदी लगा दी। पहले पाबंदी थी, पुलिस आती थी, छापे मारती थी, लोगों को पकड़ जाती थी, छतरोल करती थी, टंडे करवा के ना लड़कों को छोड़ देते थे। अब उसके अंदर पंजाब गवर्नमेंट ने लॉ पास कर दिया। अब वो 3 साल को कैद भी हो सकती है और जुर्माना भी ठीक ठाक किस्म का हो सकता है। अब मसला ये है कि बजाय इसके कि आप उस धाती तार के ऊपर पाबंदी लगाते या धाती डोर के ऊपर पाबंदी लगाते या उस लीथल डोर के ऊपर पाबंदी लगाते जो लोगों के हाथ और गले काटती है, इसमें कोई शक नहीं कि लोगों के, बच्चों के, जो मोटरसाइकिल के ऊपर चल रहे लोग होते हैं उन सब के गले कटते हैं। और बहुत ज़्यादा खौफनाक किस्म के इंसिडेंट्स हैं। जब भी कोई आदमी देखता है तो उसका दिल जो लरस जाता है कि एक मोटरसाइकिल के ऊपर मियाँ बीवी बैठे हुए हैं, उनका आगे बच्चा बैठा हुआ है, बच्चे की डोर जो है वो फिर गई, बच्चा तड़प के मर गया सड़क के ऊपर। और जो बंदा मोटरसाइकिल चला रहा है उसकी गर्दन के ऊपर लिपट के पीछे से बंदे ने किसी ने खींचा, उसका गला कट गया, शारक कट गई। या पीछे बीवी बैठी हुई है, उसकी शारक कट गई। या किसी ने अगर डोर को ऐसे पकड़ लिया, दूसरे ने खींचा तो उसका हाथ कट गया। तो इस टाइप के इंसिडेंट होते हैं, बड़े खौफनाक होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और मरियम नवाज ज़ाहिर है खुद माँ है, उनको अंदाज़ा है कि क्या एग्नी होती है उसके। लेकिन उसको, मरियम नवाज को चाहिए था कि वो इस सारे प्रोसेस को रोक दें। पाकिस्तान के अंदर किसी साइड से भी कोई लीथल किस्म की डोर नहीं आनी चाहिए। ठीक। अब मशरकी पंजाब भी तो है ना, वहाँ पे अलाउ नहीं है। गवर्नमेंट ऐसा फंटा लगाती है कि वहाँ पे जा ही नहीं सकती है। और आप भी ये करते, बजाय इसके कि आपने एक कानून बना दिया, पूरी पुलिस को अब पंजाब पुलिस जो है वो इसी काम पे लगा देगी कि लोगों की पतंगें निकालते रहे, लोगों की डोरें निकालती रहे, फिर वही डोरें वो मार्केट में बेच देती है पुलिस, और उसके बाद पतंगे फाड़ते रहे, पतंगबाज सजना जो उनके पीछे दौड़ते रहे। तो बजाय इसके कि वो मुजरमों को पकड़ें, को क्राइम रोकें, और वो इस काम में लग जाएं। चलो, मैं इसमें एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये एक पूरी फेस्टिविटी होती है, ठीक है, एक इवेंट क्रिएट हुआ है बसंत का, और उस बसंत के इवेंट के ऊपर एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। हाँ, जो ना भी हो, इकोनॉमिक ना भी हो ना, तो खुशी तो है ना। हाँ, खुशी भी है। 12 करोड़ लोगों को खुश तो होना चाहिए। जो लोग पतंग बना रहे हैं वो कारोबार है ना, जो लोग डोर बना रहे हैं वो एक कारोबार है ना। तो अगर गवर्नमेंट इसे सपोर्ट करे एज अ इंडस्ट्री और पाकिस्तान के अंदर इस तरह के फेस्टिवल्स करवाए जाएंगे, किसी ओपन एरिया में इजाज़त दे दी जाए कि आप यहाँ पतंगे उड़ा सकते हैं, वज़ीर आज़म साहब आके इनॉग्रेशन करें, बाकी वुज़रा आएँ और उसे एक फेस्टिवल की शक्ल दे दें। और वहाँ यहीं पे जो मीडिया दिखा रहा है कि 24 घंटे गवर्नमेंट लड़ रही है, ऑपोजिशन लड़ रही है, उन्हीं को खड़ा करके एक फेस्टिवल बनाएं, एक इंडस्ट्री क्रिएट करवा। देखिए, जनरल मुशर्रफ ने किया था, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में लाहौर जो था, पूरे जो होटल्स होते थे पैक होते थे, पूरे पाकिस्तान से लोग वहाँ पे जाते थे। वो मेरा बेटा जो जिसको पतंग का शौक है लाहौर चला जाता था बस। अच्छा। और वहाँ पे पुराने लाहौर के अंदर हर घर के ऊपर पतंग उठती थी। वहाँ पे रेस्टोरेंट्स की इंडस्ट्री रिवाइव कर गई, वहाँ पे होटल्स की इंडस्ट्री रिवाइव कर गई। वहाँ पे जो जनरल लोगों की खुशी का जो एलिमेंट था, जो शरह थी, वो बढ़ गई। और बड़ा वहाँ पे ठीक ठाक किस्म का उस वक्त ये एक फेस्टिवल होता था, जो हमने बाद में बंद कर दिया। अब एक तो ये आपकी बात दुरुस्त है कि इस तरह करना चाहिए। अब इसके अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो गवर्नमेंट को मेरा ख्याल मेजर्स लेने चाहिए। तो एक तो ये है कि इसके ऊपर पाबंदी, मैं ये समझता हूँ कि हमाकत है, बड़ी बेवकूफ़ी है। और ये वो माइंड सेट है कि जहाँ पे आप बेबस हो जाते हैं आप उसको बंद कर देते हैं। मसलन अगर 12 रबीउल अव्वल होता है ना, तो आप लोगों को सिक्योरिटी नहीं दे पाते जुलूस को, तो आप क्या करते हैं, सिग्नल बंद कर देते हैं, मोबाइल फ़ोन सर्विसेज बंद कर देते हैं, आप इंटरनेट बंद कर देते हैं। बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ ना कि स्टेट के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन नहीं है। और साथ ये है कि जब 10 मुहर्रम होती है तो क्या करते हैं आप, तो आप यही बंद कर देते हैं। 12 रबीउल और 10 मुहर्रम कोई भी मजहबी तकरीब होगी तो आप वो बंद करते हैं।
सेम अगर फ़र्ज़ करें कि पेशावर से कोई एक जुलूस आ रहा है इस्लामाबाद के अंदर, तो क्या करेंगे, यहाँ कंटेनर से शहर को बंद कर दें। यानी आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। आपने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया, आपने अपना माइंड इस्तेमाल ही नहीं किया, या एहलियत ही नहीं है, एहलियत नहीं है, या फिर आपने कोई और सोचा ही नहीं, तो आपने कहा जी बंद करते हैं बस, ये सबसे बेहतरीन। और वहाँ पे पुलिस लगा के डंडे मारें। और उसके बाद कि दूसरी एक और चीज़ बड़ी फ़र्क यहाँ पे ना चीज़ है जिसको मैं चाहता हूँ कि हाईलाइट होनी चाहिए, वो ये है कि हम ना स्यापे की नैन है, हम रोने पीटने वाले लोग हैं। यानी उर्दू या हमारा माशरा ऐसा माशरा है जहाँ पे खुशी से इंसान रोना शुरू कर दे, तो कहते हैं शादी मर्ग, यानी बंदा इतना खुश हुआ कि मर गया। अच्छा, दुनिया में खुशी से लोग कैसे मरते हैं यार? वो कहते हैं कि शादी मर्ग बाकायदा लफ्ज़ है कि एक ऐसी मौत जो खुशी की वजह से हो। शादी को खुशी को कहते हैं ना शादी, तो शादी मर्ग है। फिर वो कहता है कि मेरी आंखों में खुशी से आंसू निकला है, तो यार खुशी। और ये है कि हर वक्त रोना पीटना जो ना, वो गवर्नमेंट भी पूरा मौका देती है लोगों को रोने पीटने का, कोई ऐसा ऑप्शन नहीं छोड़ती कि लोग हंस सकें। अगर आप यहाँ पे शहर के अंदर कैफ़े बनाएंगे, लोग वहाँ पे बैठेंगे, खुश होंगे, चाय खाने बनाएंगे, फूड स्ट्रीट बनाएंगे, लोग खुश होंगे। देखिएगा कुछ अर्से वो बंद कर देगी गवर्नमेंट, वो कहते हैं कहेगी लोग यहाँ पे खुश होते हैं। अच्छा, उसके मुकाबले में आप एक और चीज़ भी देखिएगा, जितने हमारे डिग्नेटरीज हैं ना, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं या यहाँ पे हमारे वुज़रा हैं या इसके अलावा बाकी जो हमारे बिग बॉसेस हैं, जनाज़ों पे जाते हैं, ठीक है, जाना चाहिए। आपके जो सोल्जर्स हैं, जो लोग आपके लिए शहीद हुए हैं, आपको उनको कंधा देना चाहिए, लेकिन खुशी के मौके पे नहीं जाएंगे। और हंसते हुए किसी की तस्वीर बन जाए ना, वो कहेगा ये तो जानी नहीं चाहिए, बिल्कुल बुरा लोग बुरा मनाएंगे। अब उसके मुकाबले में आप यूरोपियन देख लें, ट्रंप की कितनी तस्वीरें आई जो हंसता हुआ यहाँ पे, या जो फेस्टिविटी है जहाँ पे फेस्टिवल चल रहे हैं वहाँ पे उन लोगों की तस्वीरें आती हैं। तो हम खुशी के दुश्मन हैं। जहाँ पे खुशी होगी ना, वहाँ पे हमारा स्यापा जो उसका सेंस है वो याद जो उभर आएगा, और वहाँ पे हम ये करें। तो मेरा ख्याल ये है कि मरियम नवाज साहिबा को इसे रिविज़िट करना चाहिए। और 3 ऑप्शंस आपके पास हैं और बड़े अच्छे ऑप्शंस हैं। एक तो जो किलिंग डोर है उसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, बिल्कुल सही, हर सूरत लगनी चाहिए, कुछ भी हो जाए आप उसको बैन करें और सख्त से सख्त सजा रखें, सख्त से सख्त। और दूसरा जो है ना वो ये है कि जितना मोटरसाइकिल है पंजाब के अंदर, उन सब के ऊपर हेलमेट लाजमी करार दें। यहाँ से लाहौर से निकले ना आप 30 किलोमीटर वाघा बॉर्डर क्रॉस करके आप उधर जाते हैं, तो वहाँ पे जो आगे बैठा होता है उसने भी हेलमेट पहना होता है, जो पीछे बैठा होता है उसने भी हेलमेट पहना होता है। और उस हेलमेट के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट होना चाहिए, कोई रबड़ का एलिमेंट, कि वो पूरे गले को कवर कर ले, कि जब अगर फ़र्ज़ करें डोर ऐसी आ भी जाए तो वो आपको डैमेज ना करे। तो कम से कम ये तो गवर्नमेंट कर सकती है ना, ये इंसानी जानों का। वैसे भी अगर फ़र्ज़ करें बसंत ना भी हो तो सड़क के ऊपर जो लोग गिर के मरते हैं या एक्सीडेंट्स में मरते हैं, उससे तो बचत हो जाएगी ना। और ये भी आपकी बचत हो जाएगी कि आप मोटर बाइक के ड्राइवर हैं, आपके भी हेलमेट पहनना है, पीछे औरत ने भी पहनना है, बच्चा है तो उसको भी पहनाना है आपने। अब देखें ना यूरोप के अंदर, सेंट्रल एशिया के अंदर तो बच्चे छोटी साइकिल भी चलाते हैं 3 पहियों वाली, तो उन्होंने हेलमेट उनको पहनाया होता है। तो ये तो आप कम से कम कर सकते हैं ना। बिल्कुल। और बिल्कुल इसी तरह इसी स्पिरिट से करें जिस तरह आप तजावजात गिरा रहे हैं। उन्होंने कहा जी पंजाब के अंदर को मोटरसाइकिल किसी गली के अंदर भी नजर आया और बंदे ने हेलमेट ना पहना हुआ तो मोटरसाइकिल उसका गया। इस्लामाबाद में आप देखते हैं लोग फॉलो करते हैं, सबने पहना होता है। अच्छा, यहाँ पे हो गया। हाँ, इस्लामाबाद में लोग पहनते हैं, लेकिन जैसे इस्लामाबाद का बॉर्डर क्रॉस करें, हाँ, पिंडी में उतार देते। तो ये जो है ना, उनको हर सूरत आपको ये करना चाहिए। उससे ये होगा कि लोगों के गले बच जाएं। पहला ये है कि आपने डोर बैन करनी है, जो मर्जी करें। आपने कोई CID है वहाँ पे वो लगाएं कि कहाँ से आ रही है, वो सुराख बंद करें जहाँ से डोरें आती हैं या जो जहाँ से डोरें बन रही हैं, जहाँ से डोरों का मटेरियल आ रहा है, इसको आप बैन करें, इसके ऊपर आप पाबंदी लगाएं। तीसरा ये है कि आप कोई दिन मखसूस करें और उन दिनों में आप ये पतंगे अलाउ कर दें। लोग अपने छतों पर उड़ा रहे हैं, उड़ाएं, सबको अनाउंसमेंट कर दें कि जी अब आपने अपनी हिफाजत खुद करनी है, क्योंकि बाहर पतंगे उड़ रही हैं, ठीक है। लोग ताकि उसके अंदर विजिलेंट हो जाए, कंपेन चलाएं बाकायदा। और इसके साथ साथ अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप हर इलाके के अंदर, पंजाब के हर शहर में आप एक एरिया डेजिग्नेट कर दें और उसमें दे दें कि जी इतने अरसे तक यहाँ पे पतंग उड़ाई जा सकेगी और इसके बाद ख़त्म हो जाएगी। जब आप ये करेंगे तो ये मसला ख़त्म हो जाएगा, फिर ये इशू जो है ना मुक जाएगा। लेकिन अगर आप ये नहीं करते तो लोगों ने पतंगों से बाज नहीं आना, और ये भी एक बैड लॉ होगा जिसे अल्टीमेटली लोगों ने तोड़ देना है। कानून इतने ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर बने हुए हैं कि हमने लाइब्रेरी बनाई हुई है कवानीन के, लेकिन ज़ाहिर है कवानीन स्टूपिड होते हैं और उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, और फिर वही क्राइसिस होता है, नतीजा उसका वही निकलता है जो इसका भी निकलेगा। अच्छा चौधरी साहब, गवर्नमेंट ये नहीं सोचती, लेकिन लोग बहुत ज़हीन है पाकिस्तान के,
लोगों ने खुद डोर से बचने के तरीके निकाले हुए हैं। मोटरसाइकिल पे 2 वायर्स निकाल लेते हैं जो थोड़ी सी टेढ़ी करके अपने यहाँ सर तक ले आते हैं, तो वायर सामने से कोई भी डोर आ ही नहीं सकती। वो भी लाहौर के अंदर लोगों ने स्टार्ट किया, स्टार्ट किया हुआ है बिल्कुल। वो 2 वायर्स लगाते हैं आगे, बिल्कुल ठीक है, आप लगा लें, ठीक है, तो उससे बचत हो जाएगी। आप नहीं, हेलमेट में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, हेलमेट तो है, लेकिन चलिए अगर डोर आपको अफेक्ट भी करती है तो डोर तो इस तरीके से भी बचाई जा सकती है। हेलमेट तो लॉ में है ना, वो तो आपने हर सूरत करना ही। दूसरा, ये स्पोर्ट्स है, याद रखिएगा, ये पतंगबाजी भी एक स्पोर्ट्स है और हर स्पोर्ट्स खतरनाक होती है। क्रिकेट की गेंद लगती है तो क्या नहीं होता लोगों के साथ, आप देखें ना, है ना, बिल्कुल खतरा तो है। हर आदमी उसका, जितने क्रिकेटर्स हैं उनका कोई ना कोई उज़व जो है वो डैमेज हुआ है क्रिकेट की गेंद की वजह से। बॉक्सर हैं, वो जबड़े निकले होते हैं, हर लोगों की हड्डियाँ टूटी होती हैं, जब वो थोड़े से बूढ़े होते हैं तो हड्डियाँ टूटी होती हैं, वो इवन नोट नहीं गिन सकते। बल्कि इस तरह होता है कि जो बॉक्सर होता है, जब बूढ़ा होता है ना, उसको नोट गिनने की एक्सरसाइज पर लगाया जाता है कि 10 गड्डियाँ आपने रोज़ गिननी है ताकि उनकी उंगलियां काम कर सकें। उंगलियां ख़त्म हो गई होती हैं उनके। हॉकी के अंदर नहीं होता, नेज़ेबाजी के अंदर नहीं होता, सारा तीर अंदाजी के अंदर नहीं होता, फायरिंग से जो लोग गनर्स होते हैं फौज के अंदर, उनके कान ख़त्म हो गए होते हैं वो धमाके की आवाज़ें सुन सुन के। तो दुनिया में कौन सी ऐसे, स्विमिंग के अंदर नहीं लोग मरते, हाई जंप्स के अंदर नहीं लोग मरते, दुनिया में कितनी गेम्स हैं, कोई गेम भी ऐसी नहीं होगी जिसके अंदर ख़तरा ना हो, जिसमें रिस्क इन्वॉल्व ना हो। तो ये भी एक स्पोर्ट्स है। तो अगर आप ये समझते हैं कि आज बसंत को बैन होना चाहिए तो कल आप क्रिकेट को बैन कर दें, उसके अंदर भी तो बहुत गेंदें लगती हैं। ये आपको तो गोल्फ जो है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो लोग मरते हैं गोल्फ की गेंद से मरते हैं। अच्छा, क्योंकि उसकी स्पीड बड़ी होती है और छोटी सी गेंद होती है, और जब आप उसके अंदर चल रहे होते हैं तो वहाँ लिखा होता है कि गेंद से बचना है आपने, ठीक है, और जो तमाशाई होते हैं उन्होंने भी बचना होता है सारा। तो आज तक गोल्फ पे पाबंदी तो नहीं लगी, बेवकूफ़ लोग हैं, बंद ही नहीं कर रहे। ठीक है नाज़रीन, आपने आज का स्पेशल व्लॉग देखा, यकीनन इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो हमारा तो बहुत सादा सा मशवरा है पंजाब गवर्नमेंट को कि इसे इंडस्ट्री के तौर पे डेवलप करें, इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं, एक फेस्टिविटी क्रिएट करें, एक ऐसा हमें कुछ चीज़ दें कि जिससे पूरी पाकिस्तानी कौम खुश हो जाए, और इसे पंजाब तक महदूद ना रखें, इसे पूरे पाकिस्तान में फैला दें। इस मॉडल को अडॉप्ट करें और इसके ज़रिए लोगों को खुश भी करें और कुछ पैसे भी कमा लें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।